आप सभी को आज हम करेंगे 17 फरवरी 2019 का जो पेपर हुआ था उसके सेकंड ग्रेड के वरिष्ठ अध्यापक के 19 क्वेश्चन। और ये आपको पता है कि मैं आरपीएससी के साइट पे जो है वो ही पेपर लेती हूँ, और उसके अलावा जो अपने आरबीएसई जो है उसके बुक्स जो चलती है उनकी बुक्स में से ही जो आंसर या क्वेश्चन उठाए गए हैं उन्हीं आंसर को मैं बताती हूँ। और उसके साथ साथ अगर कोई नया उससे रिलेटेड क्वेश्चन उठेगा तो वो उसके डेटा भी मैं इन बुक्स से ही लेती हूँ। इसलिए आप मेरे वीडियो को ध्यान से सुने, और उसके साथ अगर आपको कुछ लिखना भी हो तो लिखें, नहीं तो इन वीडियोस को बार बार अगर पीवाईक्यू के रूप में आप रिवाइज करेंगे तो आपको बहुत हेल्प होगी। तो इसमें जो 17 फरवरी 2019 के पेपर में क्वेश्चन नंबर 38 नंबर से आए थे राजनीतिक विज्ञान के क्वेश्चन। तो 38 नंबर है परंपरागत राजनीतिक विज्ञान की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता। तो यहाँ पर क्या है, जो इसमें पहला है वैज्ञानिक पद्धति, तो ये नहीं है क्योंकि ये आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की विशेषता है। दूसरा तथ्यों पे बल भी आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत देता है। उसके अलावा दार्शनिक प्रकृति, ये क्या है, आपके परंपरागत राजनीतिक जो सिद्धांत या राजनीतिक विज्ञान है उसकी प्रमुख विशेषता है। तो हमारा आंसर रहेगा 3 नंबर। 3 नंबर हमारा यहाँ पर आंसर रहेगा। ये थोड़ा सा पेन चलने में दिक्कत आ रही है। और अनुभवाश्रित अध्ययन यानी अनुभवात्मक अध्ययन भी, ये भी क्या है, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की विशेषता है। अब जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत, वैसे राजनीतिक सिद्धांत को 2 भागों में बांटा गया, परंपरागत और आधुनिक। आधुनिक की विशेषताएं तो ये है। अब इसमें और परंपरागत की विशेषताएं क्या क्या हैं, एक है मानकीय, ये ऐसे कैसे ही वर्ड आते हैं, ये बुक में लिखे हुए हैं। दूसरी ऐतिहासिक, तीसरी है संस्थागत है, इसमें संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, संस्थागत। और जो चौथी है कानूनी अध्ययन पर जोर दिया जाता है, यानी वहाँ पे कानून कैसा है था। और उसके अलावा इसमें क्या है, कुछ मात्रा में तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, लेकिन उस टाइप का नहीं जिस टाइप का क्या है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में किया जाता है। क्योंकि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में संस्थाओं और प्रक्रियाओं दोनों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इसमें केवल संस्थाओं का तुलनात्मक, यानी किसी देश के अंदर किस टाइप की संस्थाएं हैं उनका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता था, उनकी प्रक्रियाओं का नहीं। तो ये भी आप ध्यान रखें। ये सब किसकी बुक में है, आपकी एनसीईआरटी या आरबीएसई की जो अभी वर्तमान में चल रही है उन बुक्स में ऐसे कैसे शब्द यूज किए गए हैं। तो इसमें आंसर रहेगा हमारा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 39 है, किसकी कार्य पद्धति का प्रयोग यह प्रदर्शित करने के लिए किया गया कि भारत में गरीबी का बोझ वास्तविक रूप से 2004-05 तथा 2011-12 के मध्य गिरा, यानी गरीबी कम हुई इस पीरियड के अंदर। तो इस पीरियड के अंदर गरीबी का जो अध्ययन करने के लिए जो समिति बनाई गई थी, ये 10th क्लास की बुक के अंदर दिया हुआ है क्लियरली, ये बनाई गई थी तेंदुलकर समिति। तो ये आंसर रहेगा यहाँ पर 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 40 है, प्रभुसत्ता के अपने एकलवादी सिद्धांत में ऑस्टिन पक्षधर है, यानी ऑस्टिन ने जो प्रभुसत्ता का एकलवादी सिद्धांत, जिसको अद्वैत सिद्धांत भी कहा जाता है, कौन सा कहा जाता है, अद्वैतवादी सिद्धांत भी कहा जाता है, या फिर गैर बहुलवादी
बहुलवादी भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको एकल सिद्धांत भी कहा जाता है, जो यहाँ पर है ही। तो इसके अंदर जो ऑस्टिन ने कहा था कि संप्रभुता किसके लिए ज़रूरी है, एक राज्य के लिए ज़रूरी है, यानी राज्य में संप्रभुता होना ज़रूरी है, तभी वो राज्य कहलाएगा। और उस राज्य में भी संप्रभुता किसी निश्चित व्यक्ति, यानी ये राज्य है, इसमें संप्रभुता किसी निश्चित व्यक्ति में या समूह में होगी। ये जो निश्चितता है ये एकदम डेफिनेट होनी चाहिए कि सबको पता चले कि देश का शासक कौन है। उसके अलावा ये इसकी संप्रभुता की जो पावर है, उसकी आज्ञा देने की जो पावर है, उसकी आज्ञा का सब पालन करेंगे, यानी ये जो यहाँ पूरी पब्लिक है वो इसकी आज्ञा का पालन करेगी। और ये जो संप्रभुता है, ऑस्टिन कहता है कि ये अविभाज्य है, यानी जिसको बांटा नहीं जा सकता। संप्रभु सर्वोच्च होता है और उसके अलावा श्रेष्ठ होता है, स्वतंत्र होता है, उसकी आज्ञा को सब पालन करते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑस्टिन संप्रभुसत्ता के अपने एकलवादी सिद्धांत में ऑस्टिन पक्षधर है, तो वो सकारात्मक कानूनों का पक्षधर है, नकारात्मक कानूनों का नहीं। तो यहाँ आंसर रहेगा हमारा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 41 है, डेविड ईस्टन द्वारा प्रतिपादित व्यवहारवाद के सिद्धांतों के सही अनुक्रम को पहचानिए। तो यह जो डेविड ईस्टन ने जो व्यवहारवाद के कितने सिद्धांत दिए थे, 8 सिद्धांत दिए थे व्यवहारवाद के। तो 8 सिद्धांतों में जो यहाँ पर मैंने लिखा है, निशा, तप, मुनि, वेश, एकीकरण। आप इसको ऐसे भी याद ऐसे कर सकते हैं, जैसे निशा तप में, मुनि वेश में एक थी, है ना, इस तरह से भी याद कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, क्रम पूछा ही जाता है ये वाला क्वेश्चन। तो इसमें जो आंसर रहेगा, जैसे निशा, नी से नियमितताएं, सा से सत्यापन, त से तकनीक, 3rd नंबर पे 4 प से परिमाणीकरण, मुनि से मूल्य निरपेक्ष, व से व्यवस्थापन और श से शुद्ध विज्ञान और एकीकरण लास्ट। तो इस तरह से तो पहला है 3 नंबर नियमितताएं, दूसरा सत्यापन, फिर है तकनीक और चौथा प्रमाणीकरण। तो इस तरह से इसमें जो आंसर रहेगा हमारा 3, 1, 4, 2। तो यहाँ आंसर रहेगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 42 है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन कौन से अनुच्छेदों में प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए किसी भी न्यायालय में समावेदन करने के अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो ये है 21 में, आपका 20 और 21 में जो दिए हुए अधिकार हैं उनको आप क्या है, न्यायालय के द्वारा उनको परिवर्तन में करवाने की अपील कर सकते हैं। यानी ये जो अनुच्छेद 20 और 21 में दिए गए हैं अधिकार, वो आपसे छीने नहीं जाएंगे। इसमें नेक्स्ट है जो आपका 20 नंबर है। 20 नंबर में क्या है कि अपराधों से दोष सिद्धि का अधिकार होगा आपको। दूसरा 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। 22 नंबर में जो दिया हुआ है गिरफ्तारी से निरोध का संरक्षण। उसके अलावा 14 नंबर अनुच्छेद जो 14 नंबर है उसके अंदर है विधि की समानता। और आपका जो 15 है, राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। 19 नंबर में है आपकी जो 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी, जिसमें से एक को अब कम कर लिया गया है, तो 19 में स्वतंत्रता है। और 20 नंबर में आपको बताई दिया क्या है, अपराधों से दोष सिद्धि की। तो आपको ऐसे कैसे देखते याद आ जाना चाहिए कि ये क्या है। तो यहाँ आंसर रहेगा हमारा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 43 है, राजनीतिक विज्ञान का केंद्रीय विचार शक्ति है, इसके निम्नलिखित में से कौन समर्थक है।
तो ये इसमें जो आंसर रहेगा वो रहेगा 1 नंबर हमारा आंसर रहेगा। मैक्स वेबर इसके समर्थक हैं। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 44 है, राज्य की नीति के निम्नलिखित निर्देशक तत्वों में से किस एक को संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों पर वरीयता दी गई है। तो यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनको आप ध्यान से पढ़ लें और इसमें है 4 नंबर हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या के संबंध में उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत संविधान द्वारा निर्धारित किया गया है। तो ये निर्धारित किया गया है कि विधानसभा के सदस्यों में से 15% सदस्यों को मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन सीएम सहित और जो सदस्य मिलाकर 12 से कम नहीं होने चाहिए। कितने से? 12 से कम, 12 तो होने ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से क्या राजनीतिक सिद्धांत के आधुनिक परिप्रेक्ष्य से संबंधित है, यानी आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित है। तो तार्किक प्रत्यक्षवाद पहला ही आंसर हमारा सही रहेगा। और ये जो 3 विशेषताएं ये किसकी है? परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित है, संदर्भवाद, संस्थावाद और इतिहासवाद। क्वेश्चन नंबर 47 है, MM पुंछी आयोग ने किसके द्वारा राज्यपाल पर महाभियोग के प्रावधान की सिफारिश की थी। यहाँ पर जो पुंछी आयोग बनाया गया था, ये बनाया गया था 2007 के अंदर बनाया गया था। कई बार एक क्रम पूछ लेता है आयोगों के, तो 2007 में बनाया गया था। इसमें ये कहा गया था, पुंछी आयोग में 3 बातें मुख्य रूप से कही गई थी। केवल राज्य विधायिका द्वारा एक प्रस्ताव से राज्यपाल को हटाया जाए, यानी राज्यपाल को हटाने से संबंधित जो कार्यवाही होगी वो राज्य की विधायिका में शुरू होगी। दूसरा है, राज्य सरकार की सलाह के विरुद्ध मंत्रियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी के राज्यपाल के अधिकार का समर्थन, यानी अगर कोई मंत्री उसकी बात नहीं मानता है, संविधान का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कार्यवाही करवाने के लिए राज्यपाल को कुछ अधिकार दिए जाएंगे। उसके अलावा तीसरी बात जो पुंछी आयोग ने कही थी कि राज्य की विधायिका द्वारा राज्यपाल पर महाभियोग चलाया जा सकता है अगर वो राज्य के जो शासन में दखल अंदाजी करता है, पावर का मिसयूज करता है, इस तरह से। लेकिन ये पुंछी आयोग की जो भी सिफारिशें थी वो मानी नहीं गई थी। तो यहाँ पर हमारा पहला ही आंसर होगा राज्य विधान मंडल, तो पहला ही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता से भारत की संवैधानिक व्यवस्था की कौन सी विशेषता विवादग्रस्त हो जाती है। पहले तो ये राष्ट्रमंडल क्या है? राष्ट्रमंडल उन देशों का एक ग्रुप है जो कहीं ना कहीं ब्रिटेन के क्या है उपनिवेश रहे थे, और ये जितने भी उपनिवेश रहे थे उन देशों में आज भी हेड ऑफ द स्टेट क्या है, एक तरह से वो ब्रिटेन के जो किंग है या क्वीन है उनकी तरह ही वंशानुगत है। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है, राष्ट्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति क्या है चुना जाता है। तो जो गणतंत्रात्मक या गणराज्य की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था विवादास्पद हो जाती है। तो यहाँ आंसर रहेगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नांकित शब्दों में से क्या मूल कर्तव्यों में उल्लेखित नहीं है। तो मूल कर्तव्य आपको बिल्कुल टिप्स पे याद होने चाहिए। और ये मूल कर्तव्य कब जोड़े गए थे? 1976 में जो 42वां संशोधन हुआ था। कौन सा? 42वां संशोधन 1976 में। और अनुच्छेद कौन सा जोड़ा गया था? 51A जोड़ा गया था और भाग था 4A। तो यहाँ आंसर रहेगा हमारा ये है, पहला है आध्यात्मिक उन्नयन,
दूसरा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तीसरा मानववाद और चौथा ज्ञानार्जन व सुधार की भावना। तो आध्यात्मिक उन्नयन की कोई बात मूल कर्तव्यों में उल्लेखित नहीं है, तो पहला ही आंसर हमारा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नांकित में से किसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र प्रस्तुत करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यानी हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं वो जब अपना त्यागपत्र देना चाहें तो वो किसको देंगे, वो देंगे राष्ट्रपति को ही देंगे, क्योंकि अपॉइंटमेंट भी राष्ट्रपति करता है और त्यागपत्र भी ये उन्हीं को दे देते हैं। और हाई कोर्ट का जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद अपने 214 से 232 तक हाई कोर्ट की जो गठन और उसकी शक्तियों का उल्लेख किया गया है। उसके अलावा जो इंडिया में अभी वर्तमान में कितने हाई कोर्ट हैं, 25 हाई कोर्ट हैं। और इनका जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, 62 वर्ष होता है। और इनकी योग्यता क्या होती है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता, सबसे पहला भारत का नागरिक हो, 10 साल तक या तो उसने गवर्नमेंट वो अधिकारी के रूप में, न्यायिक अधिकारी के रूप में काम किया हो, या फिर उसने 10 साल तक हाई कोर्ट के अंदर क्या है एक अधिवक्ता के रूप में काम किया हो, तो वो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। इसके अलावा जो अनुच्छेद 231 भी महत्वपूर्ण है। इसमें ये कहा गया है कि कोई भी जो यूनियन टेरिटरीज़ है वह या यूनियन टेरिटरीज़ या फिर स्टेट या 2 स्टेट्स या 3 स्टेट्स को मिलाकर एक हाई कोर्ट बनाया जा सकता है। और ये पावर किसके पास है, संसद के पास है 231 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 51 है, संघ राज्य क्षेत्रों से कितने सदस्य राज्यसभा में चुने जाते हैं। तो संघ राज्य क्षेत्रों से पहले तो क्या है 3 से यूनियन टेरिटरीज से चुने जाते थे। किस किस से, दिल्ली एक तो दिल्ली से, दूसरा पुडुचेरी से और तीसरा है जम्मू एंड कश्मीर से चुने जाते थे। लेकिन वर्तमान में जम्मू एंड कश्मीर से राज्यसभा के सदस्य नहीं आते हैं, केवल दिल्ली से और पौंडीचेरी से आते हैं। और उसमें भी दिल्ली से तो 3 सदस्य चुने जाते हैं और उसके अलावा पौंडीचेरी से 1 सदस्य चुना जाता है। तो इस तरह से राज्यसभा में जो यूनियन टेरिटरीज से कितने सदस्य आते हैं, 4 सदस्य हमारे आते हैं। तो आंसर रहेगा यहाँ पर 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नांकित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ढूंढना है। अनुच्छेद 17 छुआछूत का उन्मूलन से संबंधित है, सही है। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। और अनुच्छेद जो 24 है वो प्राथमिक शिक्षा का अधिकार नहीं, इसमें क्या है बच्चों से संबंधित है ये। और उसके अलावा अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों की संस्कृति की रक्षा, वो ये भी सही है। इसमें 24 में ये हमारा आंसर रहेगा 3 नंबर। इसमें ये कहा गया है कि जो 14 साल से कम उम्र के बच्चों को जोखिम वाले फैक्ट्रियों में हजार्डियस जो एक्टिविटीज़ में काम पे नहीं रखा जा सकता है, तो और वो गैरकानूनी होगा और उसमें जो नियोक्ता है उसको सज़ा दी जा सकती है इस मामले में। तो यहाँ पर आंसर रहेगा हमारा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारत सरकार द्वारा लिब्राहन जांच आयोग को किस अन्वेषण हेतु गठित किया गया था। तो हम सबको पता है, न्यूज़ में बहुत ज़्यादा सुना हुआ है, ये है अयोध्या जो वो मामला था 1992 में अयोध्या में विवादास्पद पूजा स्थल ध्वस्त करने से संबंधित जो मामला था उसकी जांच के लिए लिब्राहन आयोग गठित किया गया था। तो यहाँ आंसर रहेगा हमारा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नांकित में से कौन चाबहार समझौते का पक्षधर नहीं है।
तो यहाँ पर जो चाबहार जो समझौता हुआ था वो हुआ था ईरान, अफ़गानिस्तान और भारत के बीच में, और कजाकिस्तान इसका पक्षधर नहीं है। तो 3 नंबर हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है। यानी कुछ समितियां बनाई गई अलग अलग उद्देश्य को लेकर, उनमें से पंचायती राज से संबंधित जो समिति है वो कौन सी है। तो ये यहाँ पर 3 नंबर हमारा आंसर रहेगा। दिलीप सिंह भूरिया जो समिति बनी थी 2002 के अंदर, 2002 के अंदर किसकी सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार के द्वारा ये बनाई गई थी। क्यों बनाई गई थी कि वो क्या है, जनजातियों की समस्याएं हैं और उनकी जो भी ज़रूरतें हैं उनको जाकर समझे, उनके लिए कुछ नीतियां बनाएं और जनजातियों का जो दूरदर्शिता है या उनकी कोई भी जो भी वो जानकारी है उसको यूज किया जाए, किसके लिए, उनके इकोनॉमिक स्टेटस को एक्सटेंड करने के लिए। तो ये बनाई गई थी। तो यहाँ दिलीप सिंह भूरिया समिति का संबंध किसमें है, किससे है, जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज की व्यवस्था स्थापित करने से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 56 है, इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन नामक पुस्तक नीचे दिए गए लेखकों में से किसने लिखी थी। तो ये लिखी थी जगदीश भगवती ने, जगदीश भगवती ने ये बुक लिखी थी। तो 1 नंबर हमारा यहाँ आंसर रहेगा। तो ये थे हमारे किसके 2019 17 फरवरी 2019 का जो पेपर था उसके वरिष्ठ अध्यापक के राजनीतिक विज्ञान के क्वेश्चन। अब आगे हम जो करेंगे वो करेंगे अपने, अब अपन आगे कौन सा करेंगे, 3 जुलाई 2019 का पेपर करेंगे और उसका भी वीडियो आपके पास जल्दी, मैं चाहती हूँ कि ये पेपर आपके जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए और उसके बाद हम केवल RBSC की जो बुक्स है उन बुक्स को इन क्वेश्चन से रिलेट करते हुए क्या है हम पढ़ सकें और जल्दी से जल्दी कोर्स कंप्लीट कर सकें। आपको अगर मेरा ये जो प्रयास है अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल का फ़ायदा और लोगों तक भी पहुंचाने के लिए मेरे चैनल को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।